स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, आज का लेक्चर हमारा है यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल का हम इसलिए बोल रहे हैं कि यूपी के जितने करंट साल भर के होंगे न्यूज में आए हैं, जो करंट, उस पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये आप लोग को पहले बता देना चाह रहे हैं कि जो प्री का एग्जाम है वो सिर्फ माइंड गेम है। माइंड गेम है अर्थात अगर आपने माइंड से विजय प्राप्त कर लिया, आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो आप प्री फोड़ के आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये प्री जो भी होता है ये माइंड का गेम होता है। आप धैर्य बनाएं, धैर्य बना के क्वेश्चन को देखें। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें, उसमें एलिमिनेट कर दें। और जहां भी एलिमिनेशन मेथड प्रयोग कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को जरूर आप क्या करें, उस पे रिस्क ले सकते हैं। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन हटा दिए तो यहाँ पे 50% चांसेस है कि आपके नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपको रिस्क यहाँ पे लेना चाहिए जहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा रखे हैं। तो आप फुल्ली माइंड कॉन्शियस होके इस एग्जाम को देंगे तो फोड़ देंगे। दूसरी बात है कि मैं चाहता हूं कि एक कैप्सूल कैप्सूल 2022 के लिए स्टार्ट करें, जो सिर्फ और सिर्फ प्री के जो प्रमुख टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको लेके स्टार्ट करें। और ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही रखें। क्यों? क्योंकि इस समय आप लोग पढ़ते रहेंगे और अपना रिवीजन करना, अपना कॉन्फिडेंस प्राप्त करना ये ज्यादा जरूरी है रेदर देन किसी वीडियो को देखना। तो सिर्फ उस बीच में आप जो पढ़ रहे हैं 2 घंटा का, मान लीजिए 2 घंटा पढ़ लिए तो बीच में ब्रेक करना चाह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए ये 10 से 15 मिनट में एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे। यकीन मानिए कि जितना एग्जाम से पहले आपको वीडियो देंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम निकाल के अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप लोग को जरूरत है इस चीज का, तो मैं इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। जब कमेंट नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इच्छुक नहीं हैं, अपने पढ़ाई पे फोकस रहना चाहते हैं। तो जैसा होगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट पे चर्चा करते हैं। पहला है कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में, तो बनारस में किया गया। पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। कहां? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कहां है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पूछे तो भुवनेश्वर मानना, नहीं तो उत्तर प्रदेश में पहला पूछे तो बनारस मानना। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि जो स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित स्थापित करने का बात कहा गया है कहां पे? बनारस में। तो उसे कौन कौन समझौता करके इसको स्थापित कर रहा है, कौन कौन इंस्टीट्यूट? तो एक देखो, एनएसडीसीआई, और दूसरा है हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है बनारस में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना करने के लिए। दूसरी बात। तीसरी बात है कि ये जानना कि देखो ये क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार क्या करेगा? कौशल प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कौशल मांग के अनुसार ये क्या करेगा? कौशल प्रशिक्षण देगा। और कौशल प्रशिक्षण देके वो विदेशों में युवाओं को जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये मेन एम है। तो अगर देखा जाए तो फोकस कौन कौन से देशों में फोकस रहेगा जॉब दिलाने का युवाओं को? तो एक होगा यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, और दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है खाड़ी देश। तो खाड़ी देश में सबसे ज्यादा हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं और प्रवासी भारतीय सबसे ज्यादा रिमिटेंस यहीं से भी भेजते हैं। तो इसलिए हमारे सरकार का मेन उद्देश्य है कि इन देशों में क्या किया जाए कि कौशल की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाए युवाओं को और वहां पे रोजगार मुहैया करवाया जाए। ठीक। जो एनएसडीसी है, एनएसडीसीआई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर इंटरनेशनल, ये इसका मेन एम क्या है? मेन एम है कि भारत को कौशल राजधानी के रूप में बनाना। भारत को कौशल राजधानी के रूप में बनाना किसका एम है? एनएसडीसीआई का है। ठीक। अब नेक्स्ट है ई पोर्टल, ई पेंशन पोर्टल का। तो ई पेंशन पोर्टल के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि 1 मई 2022 को हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 1 मई को। इसी दिन ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ई पेंशन पोर्टल फाइनेंस डिपार्टमेंट, यूपी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत ये स्टार्ट किया गया। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो पेंशन, ये पोर्टल का काम है कि पेंशन प्राप्त करने वाले की प्रक्रिया को क्या करना है? सरल बनाना। जो भी पेंशन प्राप्त करते हैं और उनकी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया हो वो सरल हो जाए, ये मेन एम है ई पेंशन पोर्टल का। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब हुआ? तो जून 2022 में हुआ। और
2022 में किया जाएगा, ठीक है, जून 2022 में किया जाएगा। इसकी लेंथ कितना है, लंबाई कितना है एक्सप्रेसवे का, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, तो 296 किलोमीटर है, 296 किलोमीटर, 296.070। तो बस मोटा मोटा याद रखो 296 किलोमीटर। कहां से स्टार्ट होगा, तो ये चित्रकूट से स्टार्ट होगा, खत्म कहां होगा, इटावा में। चित्रकूट में कहां से स्टार्ट होगा, तो भरतकूप से स्टार्ट होगा, और इटावा के कुदरेल गांव के पास क्या होगा, ये समाप्त होगा बुंदेल एक्सप्रेसवे। अब देखो कि ये बुंदेल एक्सप्रेसवे किन किन जिलों के से होके गुजरेगा, यूपी के किन किन जिलों से, तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। तो पहला है चित्रकूट, दूसरा है बांदा, तीसरा है हमीरपुर, चौथा है महोबा, पांचवा है जालौन, छठा है हमारा औरैया, और सातवां है इटावा। ये 7 जिलों से ये होकर गुजरेगा कौन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संरेखण पे पड़ने वाली मुख्य नदियों, कौन कौन सी मुख्य नदियां शामिल होंगी, तो संरेखण पे मुख्य नदियां पड़ेंगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के। एक पड़ेगा बागेन, दूसरा पड़ेगा केन, तीसरा पड़ेगा श्यामा, चौथा पड़ेगा चंदावल, पांचवा पड़ेगा बिरमा, छठा पड़ेगा यमुना, सातवां पड़ेगा बेतवा, और आठवां पड़ेगा सेंगर। तो 8 ये नदियां पड़ेंगी। कौन कौन, बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा, सेंगर। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संरेखण पे पड़ने वाली मुख्य नदियां हैं, ठीक। अब देखो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता की बात करते हैं। 2020 में यूपी का क्या स्थिति रहा। तो देखो, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था, ठीक है। और जो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता है, उसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। और इसी अवार्ड प्रतियोगिता में देखें तो उत्तर प्रदेश के शहरों का स्थिति कुछ इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था वाले विषय में आगरा दूसरे नंबर पे है। वहीं जल वाले विषय पे देखा जाए इस अवार्ड में, तो बनारस क्या है, नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड नवाचार पुरस्कार में देखें तो यूपी का बनारस को मिला है। कोविड नवाचार पुरस्कार में देखें तो सहारनपुर को मिला, लेकिन ये सहारनपुर को कब मिला है, जब 4 राउंड हो रहे थे, उसमें 4 राउंड में पहले राउंड में सहारनपुर को मिला है। 4 राउंड में से जो पहला राउंड हुआ था उसमें कोविड नवाचार पुरस्कार सहारनपुर को दिया गया। वहीं स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में देखें तो बनारस को दूसरा स्थान प्राप्त है। तो ये अवार्ड में कुछ सिटी को कौन सा स्थान प्राप्त है उसकी चर्चा की है, ठीक। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है। इसमें यूपी कौन सी श्रेणी में शामिल है, तो लक्ष्य प्राप्तकर्ता या अचीवर की श्रेणी में शामिल है। कौन सी रिपोर्ट में, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। अगर इस सूचकांक में बात करें तो 41 के स्कोर के साथ यूपी 13वां स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखना, कौन सा, 13वां स्थान। ऑपरेशन कायाकल्प किससे जुड़ा हुआ है, तो माध्यमिक विद्यालय से जुड़ा है। माध्यमिक विद्यालय के बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुदृढ़ीकरण करना या स्ट्रेंथन लाना ही ऑपरेशन कायाकल्प का मेन एम है। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि अच्छा स्मार्ट कक्षा खोले जाए, खेल मैदान हो, शौचालय की व्यवस्था अच्छी हो, पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जो कंप्यूटर प्रयोगशाला हो वो अच्छा हो। ऐसी सुविधाएं के द्वारा हम माध्यमिक विद्यालयों को क्या बना रहे हैं, कायाकल्प कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों का क्या कर रहे हैं, कायाकल्प कर रहे हैं। और यही जुड़ा हुआ है ऑपरेशन कायाकल्प से, ठीक। कब ऑपरेशन कायाकल्प स्टार्ट किया गया था, तो 2019 में ऑपरेशन कायाकल्प स्टार्ट किया गया था। तो ऑपरेशन कायाकल्प किससे जुड़ा हुआ है, माध्यमिक विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार करने के लिए, या उसकी एक तरह से बोले कि माध्यमिक विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक आवश्यकता है किसी विद्यालय के लिए, उसमें सुधार करना ही ऑपरेशन कायाकल्प का मुख्य एम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का स्थापना हो रहा है। देखो, पूरे भारत में 6 राष्ट्रीय रोग केंद्र की स्थापना हो रहा है, उसमें से एक लखनऊ में हो रहा है। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का स्थापना यूपी में कहाँ हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अब देखो दस्तक अभियान क्या है कि जल जनित और वेक्टर जनित जितनी बीमारियां होती हैं उसके रोकथाम के लिए दस्तक अभियान चलाया गया है। तो जल जनित और वेक्टर जनित जितनी बीमारियां होती हैं उसको रोकथाम के लिए दस्तक अभियान यूपी के द्वारा चलाया गया। इसमें क्या क्या मेन बीमारी आते हैं, तो देखो ये संचारी बीमारी होते हैं, इंसेफ्लाइटिस, इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस भी आ जाएगा, जेई, मलेरिया भी आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा, फाइलेरिया आ जाएगा, चिकनगुनिया। ये सब क्या है, ये जल जनित भी हैं और वेक्टर जनित हैं। इनको रोकथाम के लिए यूपी ने दस्तक अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। कौन कौन सी बीमारी है, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि गीतांजलि श्री की एक कृति है जिसका नाम है रेत समाधि। ये किसकी है, गीतांजलि श्री की
कृति है रेत समाधि, और गीतांजलि कहाँ के रहने वाली है? उत्तर प्रदेश के मैनपुर में इनका जन्म हुआ था, मैनपुरी में। ठीक है, तो इनके जो उपन्यास था रेत समाधि, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किस नाम से किया गया? टॉम ऑफ सैंड के नाम से। किस नाम से? टॉम ऑफ सैंड के नाम से। ये बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल थी ये किताब। कौन? टॉम ऑफ सैंड। ये बुकर पुरस्कार के 6 दावेदारों में शामिल थी। ठीक, और ये टॉम ऑफ सैंड हिंदी की पहली ऐसी रचना है जो बुकर पुरस्कार के 6 दावेदारों में क्या थी? शामिल थी। इसके अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डेजी रॉकवेल ने किया था। कौन? डेजी रॉकवेल ने किया था। और यही टॉम ऑफ सैंड शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल होने के कारण बुकर पुरस्कार में ज्यादा चर्चित में रहा, तो इसलिए इनका नाम याद रखना। किसका? गीतांजलि श्री का। ठीक, नेक्स्ट हमारा अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट ये 5वां एयरपोर्ट होगा जो इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। तो 4 और कौन है? तो एक लखनऊ है, दूसरा बनारस है, तीसरा कुशीनगर, चौथा जेवर। ठीक, ये 4 और 5वां कौन सा? अयोध्या। ये 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में टोटल 9 हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से 5 इंटरनेशनल हैं, जबकि 10 हवाई अड्डे और बनाए जा रहे हैं या विकास किया जा रहा है 10 हवाई अड्डों। ठीक, नेक्स्ट है कि जेम पोर्टल से खरीदारी करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे रहा। तो जेम पोर्टल से खरीदारी करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे रहा। वहीं दूसरे स्थान पे कौन था? गुजरात था। तीसरे स्थान पे कौन था? मध्य प्रदेश था। तो ये याद रखना है। अच्छा, जेम कब स्टार्ट किया गया था? जेम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 में लॉन्च किया गया था। जेम का मेन उद्देश्य क्या था? जेम का मेन उद्देश्य था कि पारदर्शिता को बढ़ाना। पारदर्शिता को क्या करना? बढ़ाना। पारदर्शिता बढ़ाना कैसे? मान लो कि कोई 100 रुपए का सरकारी ऑफिस में 100 रुपया खर्च हो रहा है और 1000 का बिल लगाते थे, तो 1000 का बिल लगाते थे, तो ये अब जेम पोर्टल आ जाने के कारण ये अब नहीं हो सकता। तो सरकारी खरीद में पारदर्शिता क्या हो गया? आने लगा। तो जेम पोर्टल का ये काम था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था कि एमएसएमई के जितने उत्पाद होते हैं वो जेम पोर्टल के माध्यम से उस उत्पादों का बिक्री करना। तो दूसरी तरफ से कहें कि एमएसएमई को प्रोत्साहन देना भी जेम पोर्टल का एक मेन उद्देश्य है। तो ये 2 मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि लोक निर्मला सम्मान। ये लोक निर्मला सम्मान किसको दिया गया? तो आनंदीबेन पटेल जो हमारी राज्यपाल हैं, वो उन्होंने शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान दिया गया। इसमें इस सम्मान के साथ साथ उनको 1 लाख रुपया भी दिया गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्या? तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश जो भी तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया उसमें उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। वहीं दूसरे स्थान पे राजस्थान को दिया गया और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर जिला है, उसको उत्तरी क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में प्रथम पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र में किसको मिला? मुजफ्फरपुर को मिला। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत में देखें तो तीसरा पुरस्कार बलुआ पंचायत को मिला। कौन सी पंचायत? बलुआ पंचायत, जो बनारस में है, और ये भी उत्तरी क्षेत्र में दिया गया। तो उत्तरी क्षेत्र में तीसरा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत के रूप में बलुआ पंचायत को मिला, जो बनारस में है। ठीक, और ये जो पुरस्कार दिया गया वो सब सारे कहां से दिए गए? विज्ञान भवन से दिए गए। कहां से दिए गए? विज्ञान भवन से दिए गए, और हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए। इसी विज्ञान भवन से जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 के शुभारंभ किसने किया? हमारे प्रेसिडेंट ने किया। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ विज्ञान भवन से किसने किया? हमारे प्रेसिडेंट जी ने किया, रामनाथ कोविंद ने। ठीक, नेक्स्ट है सतीश महाना। सतीश महाना वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा 18वां विधानसभा चुनाव हुआ उसमें निर्विरोध रूप से स्पीकर या अध्यक्ष चुने गए। जो भी विधानसभा के स्पीकर चुने जाते हैं वो आर्टिकल 178 के तहत चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। निर्वाचित नहीं बोलना, चुना जाना या नियुक्ति करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सतीश महाना हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। दूसरी बात है कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे जो शपथ दिलाने में काम करते हैं? वो रमापति शास्त्री बने थे। तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है, और वो कौन थे? रमापति शास्त्री। प्रोटेम स्पीकर को चुनने का क्राइटेरिया ये है कि जो भी विधानसभा के सदस्य में सबसे बुजुर्ग होगा उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का 23वें वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ये प्रयागराज में हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वें वार्षिक अधिवेशन का अधिवेशन कहाँ आयोजन हुआ? तो प्रयागराज में।
तो अभी तक 111 वर्षों के इतिहास में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास में 7 बार प्रयागराज क्या कर दिया है, इस अधिवेशन का आयोजन किया गया है। 7 बार प्रयागराज के द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अंतिम बार प्रयागराज द्वारा 1994 में अधिवेशन आयोजित किया था हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की जो आरती राणा है उनको 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। वहीं नीरजा माधव को 2021 के लिए, नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया जो उत्तर प्रदेश के हैं। और किसके द्वारा दिया जाता है ये नारी शक्ति पुरस्कार? ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बनारस में हुआ। बनारस में कहा? तुलसी घाट पे। तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। और बनारस में कहा? तुलसी घाट में। और ये 48वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का। एक जानने वाला फैक्ट है कि बैजू बावरा, जो बैजू बावरा हैं, वो मध्यकालीन में एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे। तो पूछ लिया जाए कि बैजू बावरा कौन से संगीतकार थे, तो एक ध्रुपद संगीतकार थे मध्यकालीन भारत के समय। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है कि लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ स्थापित किया गया। कहाँ पे देश का पहला ग्रीन बूथ स्थापित किया गया था? कहाँ पे? लखनऊ में। जो 18वीं विधानसभा के चुनाव हुआ था उसमें ये एपी सेन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया था। ग्रीन बूथ का मतलब क्या है कि जितना हम उत्सर्जन करते हैं और उसी के द्वारा हम क्या कर लें, एब्जॉर्प्शन कर लें ग्रीन हाउस गैस का, तो वो कार्बन न्यूट्रल बोला जाता है। और जो कार्बन न्यूट्रल ग्रीन बूथ होगा उसी कार्बन न्यूट्रल को ही ग्रीन बूथ बोला जाता है। अर्थात कि बूथ की विशेषता ये है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन है। क्यों? क्योंकि ये जितना बूथ पे ऊर्जा प्रोवाइड किया गया था, समग्र ऊर्जा, वो सौर ऊर्जा के द्वारा पोषित किया गया था। ठीक, तो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होने के कारण जो बूथ था वो ग्रीन बूथ के नाम से जाना गया। कहाँ स्थापित किया गया था? 18वीं विधानसभा के चुनाव में लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है कि पीजीआई जो लखनऊ का है वो रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाला उत्तर प्रदेश की पहली संस्था है। तो बच्चों का ऑपरेशन करने वाला रोबोट से पीजीआई पहली संस्था है। ठीक, स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च, जैसे गूगल सर्च काम करता है वैसे ही भारत सर्च करता है। ये स्वदेशी सर्च इंजन है। किसके द्वारा बनाया गया? तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है उसके इनक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक द्वारा इस स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया गया है। ठीक है, तो भारत टेक द्वारा भारत सर्च का निर्माण किया गया है, ये विकास किया गया है, जो गूगल की तरह सर्च होता है और गूगल की तरह एल्गोरिदम पे काम करता है। ठीक, नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना स्टार्ट किया गया। तो नोएडा में ध्यान रखना कि नोएडा जो प्राधिकरण है वो जो सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना के तर्ज पे समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। कैसे? समुद्री बीच, जो समुद्र के बीच होते हैं उसके तर्ज पे विकसित किया जा रहा है नोएडा प्राधिकरण द्वारा। ठीक, तो वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया? नोएडा में किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया गया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क जो यूएस में पड़ता है वहां पे ये मेड इन इंडिया परफ्यूम को लॉन्च किया गया। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है वो भारत की इत्र राजधानी बोला जाता है। किसको? कन्नौज को। वहां पे मेड इन इंडिया के तहत एक परफ्यूम बनाया गया। और किसके तहत? आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत वो न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। कौन सा? ये मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया गया। ठीक, ध्यान रखना। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है राइटिंग विद द फायर। राइटिंग विद द फायर क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि ये ऑस्कर 2022 हेतु ये डॉक्यूमेंट्री पिक्चर नामित हुई थी। ऑस्कर 2022 के हेतु नामित है किया गया। राइटिंग विद द फायर के बारे में देखें तो चित्रकूट से एक प्रकाशित किया जाता है खबर लहरिया। क्या प्रकाशित किया जाता है? खबर लहरिया चित्रकूट से किया जाता है। और खबर लहरिया सिर्फ और सिर्फ दलित महिलाओं के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उसी पे राइटिंग विद द फायर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया है। ठीक, ऑस्कर से पहले राइटिंग विद द फायर सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में इसने वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में और ऑडियंस अवार्ड, वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड और स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था। कौन? राइटिंग विद द फायर डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ठीक, तो ध्यान रखना कि ये चित्रकूट से प्रकाशित होने वाला खबर लहरिया के पे आधारित है, राइटिंग विद द फायर। इसका निर्देशन कौन किया था? तो रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने किया है। कौन? रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। जो गणतंत्र दिवस पे झांकी हुई थी 2022 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया। तो किस विषय पे झांकी थी ये भी पूछ लिया जाएगा। तो विषय था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्व धाम था।
तो इस विषय पे आधारित था कौन सा, उत्तर प्रदेश का झांकी, और उसी को क्या मिला, प्रथम स्थान मिला गणतंत्र दिवस पे। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको मिला, तो रांची के एक कथाकार हैं शिव मूर्ति, उनको दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है कि ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, ये ब्रज की बात कर रहे हैं, लेकिन है मेनली कहाँ, जैसे अयोध्या में 84 कोसी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, उसी की तर्ज पे मथुरा में या ब्रज में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का विकास की घोषणा किसने किया, तो नितिन गडकरी ने किया। और इस ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से कौन कौन सीमावर्ती क्षेत्र, कहाँ कौन कौन से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र जुड़ेंगे, तो ध्यान रखना राजस्थान भी जुड़ेगा और हरियाणा भी जुड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दो राज्यों को के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी जोड़ेगा कौन, ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा। ठीक, नेक्स्ट है मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम परिवर्तन करके जनरल बिपिन रावत के नाम पे कर दिया गया। मैनपुर में जो स्थित सैनिक स्कूल है उसका नाम परिवर्तन करके क्या किसके नाम पे रख दिया गया, जनरल बिपिन रावत के। अभी ये मालूम होगा कि आप लोगों की हेलीकॉप्टर में इनका हेलीकॉप्टर क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, उसकी वजह से इनका देहांत हो गया, और ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे, सीडीएस थे, कौन, बिपिन रावत। आगरा मास्टर प्लान 2031 जारी किया गया, आगरा मास्टर प्लान 2031 जारी किया गया। इस आगरा मास्टर प्लान के तहत पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया। तो पूछा जाएगा कि ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किसके तहत किया गया, तो आगरा मास्टर प्लान 2031 के तहत किया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है, तो मेरठ में खोला गया, मेरठ जिला में खोला गया। इसका शिलान्यास किसने किया, तो मोदी जी ने किया। कहाँ पे खोला गया है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में खोला गया। अगर वहीं कहा जाए कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो 2018 में मणिपुर में खोला गया था। कहाँ, मणिपुर में खोला गया था। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय 2018 में मणिपुर में खोला गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के पहला विश्वविद्यालय बोले तो मेरठ में खोला गया। किस नाम से खोला गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया, और इसका उद्घाटन कौन किया है, तो मोदी जी ने किया। जो आईआईटी कानपुर में 54वां दीक्षांत समारोह हो रहा था, उस समय मोदी जी आए थे, और मोदी जी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ कहां से किया, आईआईटी कानपुर से किया। आईआईटी कानपुर से किया ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ। ये ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री से क्या फायदा होगा, तो ये विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का स्थापना कहाँ हो रहा है, तो लखनऊ में हो रहा है। ब्रह्मोस एरो स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का स्थापना हो रहा है। दूसरी बात है कि लखनऊ में ही डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र का भी आधारशिला रखा गया। तो डीआरडीओ यहाँ पे लखनऊ में डीआरडीओ भी है, डीआरडीओ का एक ब्रांच है, वहां पे रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र का भी आधारशिला रखा गया है लखनऊ में। तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का आधारशिला रखा गया है, और रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र जो डीआरडीओ का है उसका भी आधारशिला रखा गया है लखनऊ में। नेक्स्ट है कि वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। कौन किया, मोदी जी ने किया। तो देखो, अमूल की एक परियोजना थी बनास काशी संकुल परियोजना। बनास काशी संकुल परियोजना किसकी है, तो अमूल की परियोजना है। ठीक है, इसमें है क्या कि जो भी गुणवत्तापूर्ण डेयरी प्रोडक्ट है सुनिश्चित किया जाएगा इस परियोजना में। दूसरी बात है, पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो रामनगर बनारस में हुआ। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो रामनगर बनारस में हुआ। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। वहीं विश्व में देखें तो भारत सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। ठीक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि निपुण भारत निगरानी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, तो गोरखपुर में स्थापित किया गया। निपुण भारत निगरानी केंद्र कहां स्थापित किया गया, तो ये गोरखपुर में स्थापित किया गया। पीलीभीत क्यों न्यूज में रहा, तो यहाँ पे बांसुरी महोत्सव मनाया गया। बांसुरी महोत्सव मनाया गया पीलीभीत में। दूसरी बात है कि पीलीभीत के जो कारीगर हैं वो 16.06 फीट लंबी बांसुरी बनाकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में क्या अपना नाम दर्ज कराया। कौन, पीलीभीत के कारीगरों ने। कितना बनाया, कितना फीट लंबा है, तो 16.06 फीट लंबा बांसुरी है। बांसुरी महोत्सव कहाँ बनाया गया, पीलीभीत में बनाया गया। लखनऊ में मेडटेक सिटी, उत्तर भारत की पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया, एसजीपीजीआई में किया गया। ठीक है, अगर वहीं पे देखें कुछ और इंस्टीट्यूट में, तो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। वहीं हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। कहाँ, लखनऊ में। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो लखनऊ में मेडटेक का उद्यमिता केंद्र मेडटेक का भी उद्घाटन हुआ एसजीपीजीआई में। यहीं पे उत्तर प्रदेश
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया किसने? अमित शाह ने। और हमारे प्रेसिडेंट ने भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया? लखनऊ में किया। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये बनारस में हुआ। कहाँ पे हुआ? बनारस पे हुआ अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन। इसका शुभारंभ किसने किया? तो मोदी जी ने किया। और इसका थीम क्या था? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का थीम था नया शहरी भारत। नया शहरी भारत अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का क्या था? थीम था। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन या लोकार्पण किसने किया? तो मोदी जी ने किया। बनारस में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया करे। ये क्या होगा? ये धाम से सीधे विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर से जो गंगा रिवर है वहां तक सीधे ये कॉरिडोर बनाया जाएगा यहाँ पे। इसी को बोला जाता है विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। हमारे धर्मेंद्र जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने गोरखपुर में विशेष शिक्षा क्षेत्र को बनाने की घोषणा की है। गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा। पूछा जाएगा कि विशेष शिक्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कौन जिले को बनाया जाएगा? तो गोरखपुर को बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है विशेष शिक्षा क्षेत्र का बनाने का? तो छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना। ठीक है, छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। और नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा बड़ा क्या? हेलीपोर्ट। हेलीपोर्ट जहां पे हेलीकॉप्टर आएंगे। तो देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहां बनेगा? ये बनेगा नोएडा में बनेगा। और ये पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया जाएगा। और सेक्टर 151 में नोएडा में बनाया जाएगा इसको। मोदी जी ने गोरखपुर में कुछ विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण किया। तो वो कौन कौन से परियोजना थे? तो एक था गोरखपुर उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। एम्स का उद्घाटन किया कौन? मोदी जी ने। और यहीं पे आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया। कहाँ? गोरखपुर में। आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया? गोरखपुर में। गोरखपुर उर्वरक संयंत्र और एम्स का शिलान्यास या लोकार्पण कौन किया? ये किए मोदी जी ने। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है इसका स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज में किया गया है। उसका नाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम अब चेंज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा जाएगा। किसका नाम? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि भू उपग्रह दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र कहाँ उत्तर प्रदेश में लगाया गया, उद्घाटन किया गया? दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र गोरखपुर में स्थापित किया गया, लोकार्पण किया गया। ठीक, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो सहारनपुर जिले में। कहाँ खोला गया? मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। ठीक है, इसका शिलान्यास किसने किया? तो अमित शाह ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि शताब्दी स्तंभ का अनावरण कहाँ किया गया? शताब्दी स्तंभ का अनावरण कहाँ किया गया? तो शताब्दी स्तंभ का अनावरण जो लखनऊ का जू है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, उसमें शताब्दी समारोह में इन्होंने हमारे सीएम जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, निर्यात नीति उत्तर प्रदेश का कब से है? 2020 से 25 तक है। बस यही ध्यान रखना। और ये आज तक का उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन किया गया है। सबसे बड़ा निर्यात नीति है। इसमें फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस के लिए आज ही नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है निर्यात नीति उत्तर प्रदेश का। तो ये आलोचना करने के लिए आ सकता है। तो बस निर्यात नीति उत्तर प्रदेश का कब से कब तक है जारी किया गया? 2020 से 25 तक का। झांसी में देखो, एक तो रक्षा उपकरण इकाई स्थापित किया गया, दूसरा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की भी स्थापना किया गया, तीसरा यहीं पे अटल एकता पार्क भी यहीं पे स्थापित किया गया। तो मोदी जी जब गए थे, जब रानी लक्ष्मीबाई की जन्मोत्सव मनाया जा रहा था झांसी किले पे, वहां पे उस जन्मोत्सव का नाम था राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा। इस कार्यक्रम के में ही ये सब उपकरण का शिलान्यास किया था। कौन कौन? रक्षा उपकरण। तो रक्षा उपकरण किसके द्वारा? ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनाया गया है। रक्षा उपकरण इकाई स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा उपकरण इकाई का स्थापना किया है। ठीक है, और वहीं देखें तो गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किसने किया? मोदी जी ने किया। और अटल एकता पार्क का झांसी में भी शिलान्यास किसने किया? मोदी जी ने किया। तो पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ लगाया गया? तो नोएडा में लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ लगाया गया? वो लगाया गया नोएडा में। किसने बनाया? तो भेल ने बनाया। कहाँ का भेल का ब्रांच बहुत सारे हैं, तो हरिद्वार वाला जो भेल है उसने बनाया है। ठीक है, ये टावर को। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बनारस में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बनारस में। अब बनारस में कहाँ? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में किया गया इस सम्मेलन का आयोजन। तो पूछ लिया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल हस्तकला संकुल कहाँ पे अवस्थित है? तो ये बनारस में है और यहीं पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक दिल्ली में होता आया है और पहली बार दिल्ली से बाहर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का बनारस में हुआ, दिल्ली को छोड़ के। तो पहली बार दिल्ली छोड़ के कहीं और जगह पे अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन कहाँ हुआ है? बनारस में हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आजमगढ़ राज विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया किसने किया? अमित शाह ने किया। कहाँ पे? आजमगढ़ में। आजमगढ़ राज विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ये इसका निर्माण कौन करेगा? तो पीडब्ल्यूडी करेगा, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग करेगा। ठीक है। अयोध्या के पंचम दीपोत्सव का आयोजन किया गया। ये हमेशा क्या होता है ना कि 2017 से प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पे ये दीपोत्सव मनाया जाता है। तो पांचवें दीपोत्सव में क्या हुआ कि 11,90,000 दीप जलाए गए। कितना? तो 11,90,000 जलाए गए। उसमें से 9,54,000 जलते दीप के रूप में 9,54,000 जलते दीप के रूप में विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या इसको दर्ज किया गया कि 9,54,000 जलते दीप एक साथ। ये विश्व रिकॉर्ड या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। बटेश्वर पूछा जाता है कि पशु मेला कहाँ पे होता है? तो आगरा में मनाया जाता है। बटेश्वर पशु मेला कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है और जमुना नदी के तट पे होता है। नेक्स्ट है कि फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? अयोध्या कैंट कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में फैजाबाद जो जिला था उसका नाम बदल के क्या कर दिया था? अयोध्या जिला कर दिया था। ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ और इसका उद्घाटन कौन किया था? तो हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसका उद्घाटन कहाँ? लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था तो उत्तर प्रदेश और जर्मनी डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से इस पे क्या उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन पे कार्य किया जा रहा है। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरी बात है कि यहाँ पे 5 वर्षों में ये 100 करोड़ 5 वर्षों में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021। उसका विमोचन किसने किया था? तो सीएम आदित्यनाथ ने किया था। ठीक। और इसी सम्मेलन के तहत कार्बन न्यूट्रल ऐप लॉन्च किया कौन? योगी जी ने। और 3 इको पर्यटन सर्किट की शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ही। 3 इको पर्यटन सर्किट को भी शुभारंभ कौन किया? उत्तर प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ही। ठीक है। तो एक कार्बन न्यूट्रल ऐप लॉन्च किया इस सम्मेलन में और 3 इको पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किया। ठीक है। अभी लेटेस्ट में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ। तो सिद्धार्थ नगर से मोदी जी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का क्या किया? लोकार्पण किया। तो सिद्धार्थ नगर, ये याद रखना कहां से किया? सिद्धार्थ नगर से। तो ये मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पे है? तो सिद्धार्थ नगर है, एटा है, हरदोई में है, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में स्थापित किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज। सिद्धार्थ नगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में स्थापित किया जा रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, तो ये किसने किया? मोदी जी ने किया। ठीक है। कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन। ठीक। और इसी पे राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी शिलान्यास किसने किया? तो राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल ये गठित किया गया था ना। तो अभी लेटेस्ट में तो यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का 6ठी बटालियन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो 6ठी बटालियन स्थापित करने का काम पे किया जाएगा अयोध्या में। तो 5 इससे पहले कहाँ कहाँ किए जा चुके हैं या किए जाएंगे? तो 5 किए जाएंगे लखनऊ, दूसरा गोरखपुर, तीसरा प्रयागराज, चौथा मथुरा और 5वां सहारनपुर और 6ठा कौन है? अयोध्या है। ठीक। तो लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर और अयोध्या, यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के बटालियन स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट अवार्ड में देखें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 में दिया गया है। तो 2020 के लिए भारत भारती सम्मान वेरी इंपॉर्टेंट किसको मिला? पांडे शशि भूषण सितांशु को मिला। वहीं 2019 के लिए किसे मिला था? सूर्यवाला को मिला था। लोहिया साहित्य सम्मान किसको मिला? राम कठिन सिंह को मिला। लोहिया साहित्य सम्मान किसको? राम कठिन सिंह को मिला। हिंदी गौरव सम्मान किसको मिला? भगवान सिंह को मिला। किसको? भगवान सिंह को हिंदी गौरव सम्मान मिला। वहीं महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसको मिला? तो डॉक्टर महेंद्र मधुकर को मिला। ये मुजफ्फरपुर के हैं। तो महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसको मिला? महेंद्र मधुकर को मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान किसको मिला? तो देवेंद्र दीपक को मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान किसको मिला? देवेंद्र दीपक को मिला।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के क्या मुरसान रियासत के क्या थे? राजा थे। कौन? राजा महेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के क्या थे? राजा थे। उन्हीं के नाम पे अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक। नेक्स्ट है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान ये किससे जुड़ा है? तो जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, गहन अति कुपोषित हैं या मध्यम अति कुपोषित बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए ये पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान लॉन्च किया गया। किस उत्तर प्रदेश ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक गहन अति कुपोषित और मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान चलाया। ठीक है। वहीं देखो 16वां वार्षिक बेहला कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया? तो शैलेंद्र सिंह को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। और ये जो बेहला पुरस्कार है, ये पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार का रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, तो देखो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार में विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया? तो ओम प्रकाश पांडे को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। किसको दिया गया? ओम प्रकाश पांडे को। इसमें 5,01,000 रुपया दिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसको दिया गया? तो बिशन लाल गौड़ को दिया गया। किसको? बिशन लाल गौड़ को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया गया। महर्षि व्यास पुरस्कार किसको दिया गया? तो कमला पांडे को दिया गया। और महर्षि नारद पुरस्कार किसको दिया गया? तो चंद्रगुप्त श्रीधर बर्णेकर को दिया। वहीं आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर बनाने की बात कही है केंद्र सरकार। तो पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज में विकसित किया जाएगा। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का जितना न्यूज था वो कवर कर लिया। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग 10 से 15 मिनट का इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच।